मधुमेह या डायबिटीज की यौगिक चिकित्सा व यौगिक प्रबंधन। मधुमेह की बात करें तो मधुमेह को डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। डायबिटीज एक यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है टू फ्लो थ्रोट अर्थात पदार्थ का बहना। वह मेलाइटस शब्द मील से बना है जिसका अर्थ है हनी लाइक सबस्टांस अर्थात जब हमारे मूत्र की धार या खून में हनी लाइक सबस्टांस बहना शुरू हो जाए तो उसे मेलाइटस कहते हैं। मधुमेह को अधिकांश लोग सोम रोग के नाम से भी जानते हैं। सोम शब्द का अर्थ सल्फर की कमी होने से बना है। अतः शरीर में सल्फर न होने के कारण इंसुलिन नहीं बनती, क्योंकि सल्फर प्रोटीन को आयनों में जोड़ देता है, इसलिए इसकी कमी से शरीर में इंसुलिन नहीं बनती। मधुमेह एक परंपरागत चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म की दुर्व्यवस्था से उत्पन्न होता है, जिसमें अग्नाशय यानी पैंक्रियास से इंसुलिन का स्राव कम या बिल्कुल नहीं होता। इस कारण शरीर में स्थित कार्बोज का उपयोग नहीं हो पाता। यह रक्त में ही विद्यमान रह जाता है, जिससे अनेक शारीरिक उपद्रवों का जन्म हो जाता है। यही मधुमेह रोग कहलाता है। मधुमेह के प्रकार की बात करें तो आयुर्वेद के अनुसार मधुमेह को प्रमेह के अंतर्गत मानकर चिकित्सा की जाती है। प्रमेह यौगिक शब्द है जो प्रमेह दो शब्दों से बनता है। प्रह उत्सर्ग के रूप में आता है, अर्थात अधिक मात्रा में बार बार मूत्र त्याग करना ही प्रमेह कहलाता है। कफज, पित्तज व वातज प्रकार से प्रमेह 3 प्रकार का कहा गया है तथा संख्या भेद से 20 प्रकार का होता है। समय पर सही चिकित्सा न मिलने पर प्रमेह की मधुमेह में परिवर्तित हो जाता है। और अन्य प्रकार की बात की गई है जिनमें कारण भेद से मधुमेह 2 प्रकार का कहा गया है, वंशानुगत और आहार विहार जन्य। वंशानुगत मधुमेह क्या है? मधुमेह रोग से ग्रस्त माता पिता की संतान में 35 वर्ष से कम आयु में ही सामान्य आहार विहार की स्थिति में भी रोग के लक्षण दिखाई पड़ना वंशानुगत प्रभाव से होता है। आहार विहार जन्य। असंयमी व्यक्ति मधुमेह रोग से ग्रस्त हो जाता है। सामान्य रूप से व्यक्ति के 100 ml रक्त में 80 से 120 ml ग्राम शर्करा रहती है। यदि इससे अधिक शर्करा रक्त में होती है तो मनुष्य को मधुमेह रोग घोषित कर दिया जाता है। 180 मिलीग्राम से अधिक होने पर रोगी के मूत्र से शर्करा निकलने लगती है। यही मधुमेह रोग है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अनुसार यदि मधुमेह रोग के प्रकार की बात करें तो इसके मुख्य प्रकार निम्न रूप से हैं। जुवेनाइल डायबिटीज IDDM। इस अवस्था में रोगी इंसुलिन पर निर्भर हो जाता है, इसलिए इसे इंसुलिन पर निर्भर मधुमेह इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस यानी IDDM भी कहा जाता है। यह बचपन एवं कम उम्र के लोगों में पाया जाता है। यह अपेक्षाकृत अधिक घातक माना गया है। इसे जुवेनाइल डायबिटीज भी कहते हैं। यह दुर्लभ रोग आज के आधुनिक समाज में व्याप्त दूषित खानपान एवं रहन सहन के कारण बच्चों में बढ़ता जा रहा है। यह रोग आनुवांशिक गड़बड़ी, विषाणु संक्रमण या अत्यधिक कष्टप्रद भावनात्मक पीड़ा एवं मानसिक आघात के कारण भी होता है। इससे इंसुलिन हार्मोन्स का स्राव अधिकांश या पूर्ण रूप से बंद हो जाता है।
परिणाम स्वरूप रोगी को अनियमित रूप से या कृत्रिम रूप से इंसुलिन की सुई लेनी पड़ती है। अगले प्रकार की बात करें तो प्रौढ़ावस्था का मधुमेह NIDDM या मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज, यह द्वितीय प्रकार है। इंसुलिन पर अनिर्भर मधुमेह, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस NIDDM। यह रोग प्राय उन लोगों में देखा जाता है जो तनावग्रस्त जीवन शैली, मोटापे से ग्रस्त, शारीरिक रूप से कम क्रियाशील रहते हैं, जिनके भोजन में शर्करा युक्त तथा वसायुक्त पदार्थ की अधिकता रहती है और यकृत एवं अग्नाशय की शर्करा नियंत्रण प्रणाली में गड़बड़ी आ जाती है। इससे न केवल इंसुलिन उत्पाद ही प्रभावी होता है बल्कि सभी शारीरिक ऊतक इंसुलिन के प्रभाव के प्रति असंवेदनशील हो जाते हैं। इस स्थिति को इंसुलिन रेसिस्टेंट डायबिटीज मेलाइटस भी कहा जाता है। आज अधिकांशतः प्रौढ़ अवस्था के लोगों में इसी प्रकार के मधुमेह को देखा जाता है। मधुमेह में ग्लूकोज की भूमिका। मधुमेह एक मेटाबॉलिज्म संबंधी रोग है। इस रोग में अग्नाशय नामक ग्रंथि के द्वारा निर्मित एवं स्रावित इंसुलिन हार्मोन्स की मात्रा परिणाम व गुण के रूप में कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर के कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज का सही उपयोग नहीं हो पाता। इस वजह से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है। एक लिमिट के बाद में यह ग्लूकोज यूरिन द्वारा बाहर निकलने लगता है। दूसरी ओर शर्करा युक्त पदार्थों को कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट भोजन द्वारा ग्रहण करने पर पाचन क्रिया द्वारा पचकर मुख्यतः ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। यह ग्लूकोज आंतों से अवशोषित होकर यकृत में आ जाता है, वहां से आवश्यकता अनुसार रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाता है। इस क्रिया को इंसुलिन हार्मोन ही संचारित करता है। इंसुलिन की मात्रा व गुण में असंतुलन ही मधुमेह अर्थात रक्त में शर्करा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। हम जो मांड या स्टार्च शर्करा युक्त पदार्थ अपने भोजन के साथ ग्रहण करते हैं, उनको भी कार्बोहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है तथा पाचन क्रिया द्वारा इन्हें पचाकर मुख्यतः ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिया जाता है। यह ग्लूकोज आंतों से अवशोषित होकर ही लीवर या यकृत में आता है, वहां से आवश्यक मात्रा में रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाता है। यही ग्लूकोज सभी अंगों, कोशिकाओं एवं विभिन्न प्रक्रियाओं को चलाने के लिए ईंधन का कार्य करता है। कोशिकाएं ग्लूकोज का उपयोग स्वतः नहीं कर सकती। ग्लूकोज को कोशिकाओं के भीतर प्रविष्ट करने के लिए इंसुलिन हार्मोन की आवश्यकता पड़ती है। यदि इंसुलिन न हो या कम हो तो कोशिकाएं ग्लूकोज होते हुए भी ईंधन के रूप में उनका उपयोग नहीं कर पाती। अतः इस प्रकार हम देखते हैं कि ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म इंसुलिन पर निर्भर है और यह क्रिया पैंक्रियाज ग्रंथि पर भी निर्भर है। जब पैंक्रियाज तनावग्रस्त या रोगी हो जाती है तो ठीक से कार्य नहीं कर पाती, जिससे इंसुलिन का उत्पाद कम हो जाता है। फलस्वरूप कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज का उपयोग न हो पाने के कारण रक्त में ग्लूकोज व शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। इसी अनियंत्रित और बढ़ी हुई शर्करा की मात्रा को या इस अवस्था को मधुमेह कहा जाता है। अब यदि मधुमेह में इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन की क्या भूमिका है? इंसुलिन तथा अन्य शर्करा नियंत्रक औषधियों के आविष्कार के पूर्व मधुमेह का रोग होना मृत्युदंड के बराबर ही था। इंसुलिन रुधिर में ग्लूकोज की स्थिर कंसंट्रेशन या सांद्रता को बनाए रखता है।
इंसुलिन के अल्प स्राव के कारण शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है। वह लीवर कोशिकाओं में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करता है, जिससे इसके संग्रह करने की क्षमता कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप रक्त में ग्लूकोज की सांद्रता बढ़ जाती है। इसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा मूत्र के बाहर निकलने लगती है। इसे मूत्र ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। जब मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा 300 से 5 mg पर ml हो जाती है तो इस बीमारी को मधुमेह कहते हैं। इंसुलिन के अधिक स्राव के कारण कोशिकाएं अधिक ग्लूकोज लेने लगती हैं, जिससे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, जिसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। अब यदि मधुमेह के लक्षण की बात करें तो इसके मुख्य लक्षण क्या हो सकते हैं? बहुमूत्रता यानी बार बार यूरिन आना, मूत्र का बार बार आना, घाव देरी से ठीक होना व खून का देरी से बंद होना, ज़्यादा प्यास लगना, मूत्र वाली जगहों पर चींटियों का आना, रक्त की जांच होने पर असामान्य रूप से ग्लूकोज का पाया जाना, मूत्र में शर्करा का आना, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, अचानक शरीर का भार कम होना, मुख का स्वाद मीठा और चिपचिपा होना, गर्मी में शरीर में खुजली होना, पिंडलियों में दर्द, चक्कर आना, अंगों का गलना व दांतों का पीला होना तथा गलना, अधिक भार वाले बच्चे पैदा होना, श्वास में दुर्गंध तथा तालू जीभ व दांतों पर मैल जमा होना, धीरे धीरे रोग बढ़ने पर दुर्बलता बढ़ना, त्वचा सूखी व पैर के तलवों में जलन की अनुभूति होना, भूख प्यास अधिक लगना, गला सूखना व नाखून जल्दी बढ़ जाना। अब मधुमेह या डायबिटीज के कारण की बात करें तो क्या कारण हो सकते हैं? शरीर का भार ज़्यादा होना यानी मोटापा, जरूरत से ज़्यादा सोना, बैठे रहना व व्यायाम न करना, अम्लीय पदार्थ खाना, खान पान के नियम का पालन न करना, खाना खाने के बाद पानी पीना, नया अन्न व नई मद्य यानी शराब का प्रयोग, दूध की बनी वस्तुओं का अधिक सेवन, चर्बी युक्त भोजन का लेना, जिससे लीवर का फैटी होना भी एक कारण है। लीवर की कमजोरी, धूम्रपान करना, वंशानुगत कारणों से, मानसिक तनाव भी एक मुख्य कारण है। यौन वृत्ति में अधिक यौनाचार एवं अधिक समय लगाने से, प्रतिरोधक दवाइयाँ खाने से, इंसुलिन हार्मोन्स की अनियमितता से, आयोडीन की कमी के कारण, पैंक्रियाज में थायराइड की अनियमितता से, गठिया रोग के कारण, आनुवांशिक व भ्रूणीय कारण यानी गर्भ में कोई गड़बड़ी हो जाए, शर्करा के पदार्थों का अधिक सेवन, मानसिक तनाव, चिंता, शोक व भय होना, विलासी व आनंदपूर्ण जीवन बिताना। मधुमेह के यौगिक प्रबंधन की बात करें तो योग के अभ्यास दो तरीकों से मधुमेह की समस्या को निपटाने का कार्य करते हैं। पहले तो वे पैंक्रियाज ग्रंथि को अवस्थित बीटा कोशिकाओं को पुनर्जीवित करते हैं, यानी पैंक्रियाज में बीटा कोशिकाओं को पुनर्जीवन प्रदान करते हैं, जो दबाव के कारण समय से पहले ही अधमरी हो जाती हैं। इन कोशिकाओं के दोबारा जीवित होने का अर्थ है इंसुलिन की उत्पादन क्षमता में सुधार। दूसरे, योग की सभी अन्य कोशिकाओं को, विशेषतः मांसपेशीय तथा फैट कोशिकाओं को स्व उत्पादित इंसुलिन के प्रति योग संवेदनशील बना देता है। योग के नियमित अभ्यास से यह देखा गया है कि मांसपेशीय तथा अन्य कोशिकाओं के अवरोध धीरे धीरे कम होने लगते हैं तथा वे शर्करा को आसानी से ग्रहण करने लगती हैं। यम नियम की बात करें तो यम नियम का पालन करके मानसिक तनाव को दूर करना,
व ठीक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए। षटकर्म। प्रारंभ में कपालभाति एवं कुंजल का अभ्यास करना चाहिए। तत्पश्चात एक बार कुशल मार्गदर्शन में पूर्ण संघ प्रक्षालन एवं यौगिक प्रशिक्षक के मार्गदर्शन के अनुसार बीच बीच में लघु संघ प्रक्षालन का अभ्यास करना चाहिए। न्योली उड्डयन बंध भी लाभप्रद है। यह अभ्यास शरीर से विषाक्त द्रव्य को बाहर निकालकर शरीर का शोधन करते हैं। आसन जैसे पवन मुक्त आसन, चक्रासन, धनुरासन, कटी चक्रासन, कोण आसन, उष्ट्रासन, पश्चिमोत्तान, भुजंगासन, कूर्म आसन, मंडूक आसन, अर्धमत्स्य इंद्रियासन, उदर आकर्षण आसन, गोमुख आसन, मयूर आसन आदि सभी आसन मधुमेह में लाभप्रद हैं। प्राणायाम की यदि बात करें तो सूर्य भेदी प्राणायाम, नाड़ी शोधन, भस्त्रिका, उज्जाई, शीतली शीतकारी प्राणायाम लाभप्रद हैं। मुद्रा व बंध, विशेष रूप से जालंधर बंध लाभप्रद है। तड़ागी मुद्रा, उड्डयन बंध, शक्ति चांदनी मुद्रा, महाबंध मुद्रा, अश्वनी मुद्रा, इन सभी के करने से मधुमेह में लाभ होता है। ध्यान, अजप अजप एवं सोहम साधना, योग निद्रा, त्राटक का अभ्यास अत्यंत लाभकारी है। प्रारंभ में यह अभ्यास किसी कुशल मार्गदर्शन में सीखकर फिर स्वयं अभ्यास करते रहना चाहिए। आहार की यदि बात करें तो पथ्यकारक आहार अर्थात जो ग्रहण करना चाहिए। भोजन सात्विक, शाकाहारी एवं अत्यंत सुपाच्य होना चाहिए। चावल, आलू, मसाले, दूध या दूध से बने पदार्थ मात्रा में कम सेवन करने चाहिए। चोकर युक्त आटे की रोटी एवं हरी पत्तेदार सब्जी, हल्की उबली हुई सब्जी कम अवस्था में लेनी चाहिए। सलाद का सेवन भी नियमित करना चाहिए। चना, जौ, कच्चा केला, नींबू का रस गर्म जल में डालकर पीना चाहिए। खाली पेट तथा रात्रि में सोते समय भी इसको लिया जा सकता है। त्रिफला या त्रिकुटा चूर्ण रात में गर्म जल में भिगोकर लेना भी हितकर है। अपथ्यकारक आहार जो नहीं लेना चाहिए। आहार मधुमेह के रोगों को सभी प्रकार से मीठा पदार्थ, घी, अत्यधिक मीठे फल, मैदा से तैयार खाद्य पदार्थ, संरक्षित डिब्बाबंद पदार्थ, तंबाकू, धूम्रपान, अल्कोहल का सेवन बिल्कुल वर्जित माना गया है, यानी नहीं लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त भारी तले भुने तथा मिर्च मसाले युक्त भोजन का सेवन, दूध, दही, घी, मिष्ठान, कफवर्धक पदार्थ नहीं लेने चाहिए। दिन में सोना व अधिक सोना, ठंडे पदार्थ, बासी पदार्थ भी नहीं लेने चाहिए। यदि अन्य सुझावों की बात करें तो नियमित रूप से खुली हवा में सुबह शाम आधा घंटा टहलना चाहिए। रक्त एवं मूत्र शर्करा का नियंत्रण करने के लिए नियमित रूप से जांच कराते रहना चाहिए तथा चिकित्सक के अनुसार इंसुलिन की मात्रा का उपयोग करना चाहिए। योगाभ्यास एवं भोजन की नियमितता कम से कम 6 महीने तक जारी रखनी चाहिए, जिससे मधुमेह रोग पुनः लौटने की संभावना कम हो जाती है। मानसिक तनाव नहीं रखना चाहिए। सब्जी, सलाद का सेवन अधिक मात्रा में तथा रोटी आदि का सेवन कम मात्रा में करना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि मधुमेह के रोग में यौगिक प्रबंधन से मधुमेह में पूर्ण लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं।